हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हमारा नाइन्थ वीडियो इस सीरीज का शुरू हो रहा है, जिसके अंदर वही 10 वर्ड्स उसी तरह से हम पढ़ेंगे। देखना, आप एक बात ध्यान रखना, आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड पे जाना है तो हमने टाइम स्टैम्प्स दिए हैं कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। ठीक है, प्लीज़ गो थ्रू दैट सो इट विल बी इजी टू चेक द वर्ड्स। चलिए, 10 वर्ड्स, लगभग 50 मिनट और बहुत सारा ज्ञान भर के। बस एक काम आपको करना है, रिवीजन प्लस नोट्स। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए, फिर नोट्स बनाइए। चलिए, हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड से। कौन सा वर्ड है? पेंचा। इसको देखो, दो बोलते हैं, पेंचाट और पेंचेंट, है ना। एक प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? अच्छा, मेरे को कलर भी तो चेंज करना है ना। एक सेकंड रुकिएगा। हम्म क्या वर्ड है हमारे पास? Penchant। पेंचेंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेंचेंट। ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप। और जो हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेंचाओ। क्या बोलते हैं? पेंचाओ। पेंचाओ। लिखो कैसे मैं इसको? पेंचाओ। पेंचाओ। चलिए, इसका मतलब देखते हैं। फॉन्डनेस, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फॉन्ड और रेलिश, दो वर्ड पढ़े थे हम, फॉन्ड ऑफ और रेलिश। सबका मतलब वही है। किससे रिलेटेड था? रेवल नहीं, ये है रिवेल से रिलेटेड। ठीक है, रेवल और लेवल अलग थे। उसका मतलब भी वही था। रेवल का मतलब भी क्या होता है? प्लेजर सीकिंग, मतलब इसको मज़े करने हो, इस टाइप से। हेडोनिस्ट, ये वर्ड ही पढ़ा था हमने, हेडोनिस्ट, है ना। एपिक्योर, ये सब का मतलब लगभग वही है। क्या? पेंचाओ। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं सारे। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में। ठीक है, आप वर्ड्स को पढ़ेंगे, इनका सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। प्लीज़ नोट्स बनाइए। तो व्हेन यू हैव अ स्पेशल लाइकिंग फॉर समवन, मतलब किसी को आप ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर ज़्यादा आपका झुकाव होता है ना। क्लास के अंदर टीचर को एक बच्चा ज़्यादा पसंद होता है, तो लोग बाग बोलते हैं कि ये जो है ना, इसको पसंद करता है ज़्यादा, इससे इसका लगाव ज़्यादा है, आपका झुकाव ज़्यादा है। या फिर कोई बच्चे होते हैं किसी पर्टिकुलर टीचर के ज़्यादा झुकते हैं, मतलब ज़्यादा उसके साथ रहते हैं, उसको पसंद करते हैं। वो जो बोलता है वो मानते हैं, बाकी जो बोलते हैं नहीं मानते, पसंद के कारण, डर के कारण नहीं। ठीक है, तो जैसे हम बायस होते हैं, इलेक्शन हुए, इलेक्शन में हम किसको वोट दे रहे हैं, तो वो हम क्या होता है, हम जिसके ज़्यादा झुके हुए होते हैं, जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं, हम उसकी तरफ वोट देते हैं। ठीक है, समझ में आया। या फिर कोई कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, मान लो मॉनिटर के लिए इसका क्लास के अंदर, तो टीचर किसको बनाता है? जो उसको ज़्यादा पसंद होता है ना। वो उसको नहीं बनाता जो दूसरा क्या पता उससे अच्छा मॉनिटरिंग करे, लेकिन उसको जो पसंद होता है वो उसको बनाता है टीचर। अगर ऐसा करता है तो उसके लिए क्या है उसके पास? द टीचर हैज़ अ पेंचा फॉर दैट स्टूडेंट, फिर पेंचेंट फॉर दैट स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आया? पेंचेंट फॉर समथिंग, इसके साथ में क्या लगता है हमेशा? फॉर। पेंचेंट फॉर समथिंग, ये एस टी एच का मतलब होता है समथिंग। और अगर मैं कहीं पे एस बी लिखूं, सम बड़ी, ठीक है, एस टी एच मतलब समथिंग। तो पेंचेंट फॉर समथिंग मतलब किसी के प्रति ज़्यादा डिज़ायर, ज़्यादा लाइकिंग, मतलब उसको हम ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। समझ में आ गया आपके? इतना ही होता है इसका मतलब। क्या हम बोलते हैं? इंक्लाइनेशन, उसका झुकाव, है ना। इंक्लाइनेशन का मतलब क्या था? उसके प्रति झुकाव। या फिर हम बोलते हैं पार्शियलिटी हो रही है हमारे साथ, या फिर किसी के साथ कोई पार्शियलिटी करे, है ना, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? पेंचावा बोल सकते हैं। समझ में आ गया? पार्शियलिटी मतलब वो उसको ज़्यादा पसंद है तो बाकी को नहीं देख रहा। ठीक है, इसके लिए एक बहुत अच्छा सा शब्द है, इसका सिनोनिम ही है। क्या है? प्रीडिलेक्शन। क्या वर्ड है? प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन का मतलब होता है कोई प्रीफरेंस, मतलब आपको पसंद है, आपका झुकाव है उसकी तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपका वो ज़्यादा पसंद है, आपका झुकाव उसकी तरफ है, आप उसको ज़्यादा फेवर कर रहे हो, दूसरे को नहीं कर रहे हो। क्यों? बिकॉज यू लाइक हिम, उसकी कैपेबिलिटी जो हो वो हो, क्या पता वो बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, या पता बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हो। ठीक है, क्या पता किसी सीईओ का बेटा हो और चपरासी हो, तो सीईओ का बेटा कम टैलेंटेड है, लेकिन ही है, एवरीबडी हैज़ अ पेंचेंट फॉर हिम, है ना। ठीक है, प्रीडिलेक्शन मतलब उसकी तरफ झुकाव। समझ में आ गया प्रीडिलेक्शन का मतलब? प्रीडिलेक्शन का मतलब उसके प्रति वो, मतलब कोई हम प्रीफरेंस दे रहे हैं किसी को, है ना। हम पहले उसको प्रीफरेंस दे रहे हैं। एग्जाम में हम क्या पढ़ते हैं ना, जैसे आपका पेपर हो रहा है, मान लो सीजीएल का ही मान लो, बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले हम प्रीफरेंस देते हैं जो हमारे घर के पास की जॉब है, फिर देखते हैं जो अच्छी जॉब है, ऐसे ही होता है ना प्रीफरेंस। तो हमारा क्या है? इसकी तरफ प्रेडिलेक्शन है। ठीक है, इसकी तरफ हमारा थोड़ा ज़्यादा झुकाव है। हमारा क्या है? उन सीट्स के साथ पेंशन है।
वी हैव अ पेंशन फॉर दैट सीट्स। समझ में आ गया? चलिए, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, इसका सिनोनिम प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति ज़्यादा झुकाव, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, आप किसी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप बायस हो, ठीक है, पार्शलिटी कर रहे हो आप, ये सब प्रीडिलेक्शन का मतलब है। अच्छे सेंस में बुरे सेंस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पेंशन का मतलब क्या है कि आपको पसंद है कोई चीज़, बस इतना सा फर्क है। और बाकी जो ऊपर ये शब्द लिखे हैं इन सब का मतलब धीरे थोड़ा थोड़ा अलग है। रिवेल का मतलब क्या है? इससे रिलेटेड मतलब नहीं है रिवेल का कुछ, इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्या मतलब इसका, देखिए अब। चलिए, अच्छा, इसका एक एंटोनिम है बहुत अच्छा। देखो, इसका सिनोनिम हमने एक पढ़ा, इंक्लाइनेशन, है ना? इसका एंटोनिम क्या है? डिसइंक्लिनेशन। क्या वर्ड है? डिसइंक्लिनेशन। ठीक है, डिसइंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन इसका सिनोनिम हो गया, मतलब किसी के प्रति झुकाव, और डिसइंक्लिनेशन मतलब किसी के प्रति झुकाव नहीं होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड, कंटिंजेंसी। ये वर्ड देखो आपने बहुत बार सुना होगा। हमारा जो इंडिया का उसको चलो बाद में देखते हैं। हमारे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 टाइप के फंड हैं। ठीक है, भाई पढ़ेंगे हम कौन कौन से, थोड़ी जीके भी आपकी अच्छी कवर हो जाएगी। कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है? आकस्मिकता। आकस्मिक, ये हटा देना ना, आकस्मिक। कोई चीज़ आकस्मिक हो जाए, कोई चीज़ एकदम से हो जाए, है ना? कैसे हो जाए? एकदम से हो, उसके होने की पॉसिबिलिटी है, उसकी कंटिंजेंसी मतलब पॉसिबिलिटी, उसके होने की पॉसिबिलिटी है। कब? वो पता नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। समथिंग दैट माइट हैपन और माइट नॉट हैपन, हम ऐसे ही बोल सकते हैं। या तो कोई चीज़ हो या फिर नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, या तो होगी या नहीं होगी, उसका कोई पता नहीं है, बस है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंसी। ठीक है, समझ में आ गया कंटिंजेंसी का मतलब? कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट वी हैव टू प्रिपेयर। क्या चीज़ करनी है वो हमको देखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक, मान लो कोई कंपनी है, कंपनी का काम चल रहा है बढ़िया, लेकिन कंपनी को पता है भाई अगर कल कल को 10 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए एक साथ, तो वो क्या करेगी? तो उसके पास एक प्लान बी होगा कि अगर ऐसा हो गया तो हम ऐसा करेंगे। तो ये प्लान बी जो है ना, यही क्या है? कंटिंजेंसी प्लान। ठीक है, इसको हम कौन सा प्लान बोलते हैं? कंटिंजेंसी प्लान। ये कंटिंजेंसी प्लान होता है, उसके बाद बी होगा, सी होगा, डी होगा, बहुत सारे कंटिंजेंसी प्लान होंगे, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ के अलग अलग प्लान्स होंगे उसके पास। ठीक है, तो ये सब वो सब कैसे प्लान्स हो गए फिर? कंटिंजेंसीज, इसका प्लूरल भी पॉसिबल है ना? कंटिंजेंसीज प्लान्स। समझ में आ गया? अब देखो हम करते हैं इंडिया के फंड्स की बात। सबसे पहला हम पढ़ेंगे कंटिंजेंसी फंड। ठीक, कंटिंजेंसी फंड्स। कंटिंजेंसी फंड्स मतलब जैसा भी कोरोना काल आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, या फिर कुछ और महामारी फैल गई, या फिर कहीं फ्लड आ गई, ठीक है, या फिर कहीं सूखा पड़ गया, कुछ भी हो, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स जब आ जाती हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा, क्या कहा है कि ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 267 बोलता है। और कितने रुपए हैं अभी आजकल? 500 करोड़ रुपए हम अलग से रखते हैं, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर हमने इनको डाला है? 267। ठीक, 500 करोड़ रुपए हम अलग से रखते हैं, लेकिन अभी 2021 में इसको 20,000 30,000 करोड़ समथिंग कुछ करने की बात हुई है। ये कोरोना पता नहीं कब तक चलेगा। ठीक है, ऐसा पैसा जिसको हमने साइड रखा है, क्यों? कि कल को कुछ हो जाए तो, कुछ भी हो सकता है, देश है इतना बड़ा। ठीक है, तो ये क्या होता है? कंटिंजेंसी फंड। इसके लिए कोई क्या होता है, मान लो आपने खर्च कर दिया, जैसे बाढ़ आ गई कहीं पे, वहां पे एकदम से पैसा चाहिए, तो सरकार क्या करती है? लो भाई पैसे ले लो तुम, वो पैसे दे देती है। लेकिन ये पैसा तो देश का है ना, तो पूछ के तो लेना ही पड़ेगा। इसका खर्च करने के बाद, ठीक है, आफ्टर एक्सपेंडिचर, क्या? आफ्टर एक्सपेंडिचर हम परमिशन लेते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के परमिशन की जरूरत होती है, लेकिन आफ्टर एक्सपेंडिचर, पहले खर्च कर दो, उसके बाद में हम वापस जो मीटिंग होती है वहां पे फिर हम परमिशन ले लेते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है? कंटिंजेंसी फंड। समझ में आ गया? नाम से क्लियर हो रहा है, कंटिंजेंसी मतलब जो चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आकस्मिकता, पॉसिबिलिटी है उस चीज की होने की। दूसरा फंड देखिए, दूसरा आता है हमारा कंसोलिडेटेड फंड। दूसरा कौन सा है? कंसोलिडेटेड फंड। यह है 266(1) में। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड मतलब होता है समेकित, मतलब हमने जो इकट्ठा किया है एक तरीके से, समेकित निधि, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, समेकित निधि। निधि मतलब फंड। ठीक है, और कंटिंजेंसी मतलब आकस्मिक निधि। ठीक है, समेकित निधि।
अब ये कैसा होता है, जितने भी टैक्सेस लेती है ना सरकार, जो भी टैक्स होते हैं उन सबसे बढ़ता है। हमारा इनकम टैक्स हो गया, हमारा जीएसटी हो गया, इन सबसे इसको भरते हैं हम। और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके अकाउंट्स होते हैं बैंक में, उनसे भरा जाता है। कोई लोन वगैरह लेता है अगर सरकार से, तो उसके इंटरेस्ट से भरते हैं। मतलब जिस जहाँ से भी बहुत सारी जगहों से पैसे आते हैं, 3-4 जगह हैं, और भी बहुत सारी जगह होती हैं। ठीक है। जैसे पोस्ट ऑफिस के अंदर जो अकाउंट्स होते हैं, है ना, वहाँ से अगर कोई लोन लेता है तो वहाँ से आते हैं। ऐसे कुछ जगह इसमें फिक्स कर रखी है जहाँ से मोटा मोटा पैसा आता है। तो वो सारा पैसा कहाँ जाता है? कंटिजेंसी फंड में। लेकिन इसमें से अगर आपको पैसा निकालना है तो बजट में बोलती है ना सरकार के, हमारे पे इतना पैसा, तो वो किसका पैसा होता है? कंसोलिडेटेड फंड का। कौन सा? इसमें से अगर आपको पैसा निकालना है तो यू नीड परमिशन बिफोर विड्रॉल। हमें परमिशन चाहिए पहले, है ना। परमिशन, क्या लिखूं मैं? बिफोर एक्सपेंडिचर। खर्च करने से पहले हमको परमिशन लेनी पड़ेगी कंसोलिडेटेड फंड के अंदर। किससे बनता है? जब सब, मतलब मेनली टैक्सेस से ही बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, 266(1) के अंदर कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड मतलब जो हमने इकट्ठा किया है, कंटिजेंसी मतलब जो रखा है हमने साइड में। एक और होता है तीसरा, पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया। अच्छा, कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? देखो, सॉरी, कंटिजेंसी फंड क्या होता है? स्टेट्स का भी होता है और कंसोलिडेटेड फंड का भी। दोनों दोनों फंड स्टेट के पास भी होते हैं, स्टेट्स भी अपना अपना अलग अलग रखती हैं, और सेंटर का भी होता है। ठीक है, दोनों के होते हैं ये। पब्लिक अकाउंट फंड क्या होता है? ऐसा फंड जो पब्लिक के पैसे से बना है। इनके अलावा कंसोलिडेटेड फंड के अंदर बहुत सारे दिए हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। कंसोलिडेटेड फंड के अंदर पैसा जिससे आता है, उसके अलावा किसी और तरीके से पैसा आए तो वो किस में जाता है? पब्लिक अकाउंट फंड के अंदर। ठीक है। इस पैसे का ऑडिट कौन करता है? सीएजी। ठीक है। और इसमें कोई परमिशन नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखना, नो परमिशन नीडेड, इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। आप पूरी जगह तो पढ़ेंगे नहीं हम यहाँ पे। नो परमिशन रिक्वायर्ड। और ये होता है 266(2) में। कंसोलिडेटेड फंड 266(1) और पब्लिक अकाउंट फंड 266(2). पब्लिक अकाउंट फंड में से पैसा निकालने के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। ठीक है। कंटिजेंसी का मोटा मोटा मतलब समझ में आ गया? मोटा का पूरा यही मतलब होता है। कंटिजेंसी मतलब पॉसिबिलिटी, कैन बी पॉसिबल, नथिंग एल्स। ठीक। इसका सिनोनिम भी ऐसे ही है। सिनोनिम्स क्या होंगे? पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी, मे बी हैपन, है ना, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब इससे मिलता जुलता इसी का वर्ड है एक, कंटिजेंट। क्या वर्ड है? कंटिजेंट। कंटिजेंट के दो मतलब है बस। इन दोनों मतलब को हमको याद रखना है। देखो क्या मतलब है कंटिजेंट का? पहला मतलब तो यही है। ठीक है। पहला मतलब क्या है इसका? कि कंटिजेंसी जैसा ही है, कंटिजेंसी नहीं है इसका पूरा मतलब। देखिए, कंटिजेंसी का मतलब क्या है? कुछ हो सकता है या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में क्या है? कोई चीज अगर फ्यूचर में हो रही है, समथिंग दैट मे बी हैपन इन फ्यूचर इफ समथिंग हैपन्स नाउ। ठीक है। ये फ्यूचर में कब पॉसिबल है चीज होना? जब अभी वाली चीज हो जाए। मतलब जैसे मान लो आपको मकान खरीदना है ना। आपको क्या करना है? मकान खरीदना है। तो मकान खरीदने के लिए आपके पास पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? जब आपका अभी वाला मकान बिक जाएगा तभी तो आप नया वाला मकान खरीदोगे। तो अगर ये बिकेगा उसके बाद आप ये खरीदोगे, दिस इज अ कंटिजेंट पोजिशन, मतलब कंटिजेंट पॉसिबिलिटी। अगर ये बिक गया तो आपने नया खरीद लिया। अगर आपकी जॉब लग गई तो आप पैसा कमाने लग जाओगे। होता है ना ऐसा? तो ये जो तरीके होते हैं, देखिए हम क्या बोलते हैं, अर्निंग मनी इज कंटिजेंट ऑन गेटिंग अ जॉब। समझ में आया? अर्निंग मनी इज कंटिजेंट ऑन गेटिंग अ जॉब। तो वी कंटिजेंट ऑन समथिंग, कोई चीज किसी चीज पे कंटिजेंट है, मतलब उस पर निर्भर है। वो कब? जब ये चीज हो जाएगी तो ये चीज अपने आप हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, चलिए। पहला मतलब क्लियर हो गया। दूसरा मतलब क्या? ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल विद अ विद समथिंग इन कॉमन। अगर कुछ कॉमन है उनके बीच में और उन लोगों का ग्रुप, उसको हम क्या बोलेंगे? कंटिजेंट। कंटिजेंट ऑफ जापानीज बिजनेसमैन हो रहा है ना, कंटिजेंस ऑफ ईरानियन पॉलिटिशियंस,
ऐसा कुछ भी बोल दो, कंटिजेंट मतलब ग्रुप। या फिर इससे ही मिलता जुलता एक और हम क्या निकाल सकते हैं, या तो कोई भी लोगों का ग्रुप हो किसी भी टाइप का, या फिर एक पर्टिकुलर यूज होता है इसका मिलिट्री में। अगर मिलिट्री वाला कोई ग्रुप है, कंटिजेंट ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, क्या, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स अगर है तो हम भी उसको क्या बोलते हैं, कंटिजेंट। कंटिजेंट का एक मतलब तो क्या है, कोई चीज फ्यूचर में होगी कब, इफ समथिंग हैपन्स नाउ। दूसरा मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल विथ कॉमन गोल, या फिर विथ समथिंग इन कॉमन। या फिर मिलिट्री, मिलिट्री में तो कॉमन ही होता है, सब लड़ने के लिए होते हैं, देश को बचाने के लिए होते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, अच्छा, एक कंटिजेंट होता है, कॉन्टिनेंट होता है। कॉन्टिनेंट मतलब तो पता ही है ना, हमारे महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप, ये सब क्या कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड, शार्पनल। शार्प सॉरी श्रैपनल, शॉर्पनर नहीं है, क्या है, श्रैपनल। श्रैपनल, श्रैप, SHRAP, श्रैप, श्रैपनल। इसको याद रखने का तरीका है, शार्प मेटल, शार्प मेटल जिससे चोट लगे। श्रैपनल का मतलब शार्प मेटल जिससे चोट लगे, मतलब किसी भी चीज के टुकड़े जो फूट के बिखरे, है ना, मेटल हो, बुलेट हो, कुछ भी हो, जिनको हमने मतलब उनको बमबारी करी है किस पे, तो जो बच गया वो क्या होता है, शार्पनल, श्रैपनल। ठीक है, श्रैपनल, श्रैपनल, शार्प मेटल। इसको मैं बार बार गलत बोलता हूँ कि मैंने याद ऐसे किया, शार्प मेटल, शार्प मेटल, शार्पनल, मैं ऐसे बोलता हूँ। तो श्रैपनल है, क्या है, श्रैपनल, SHR, श्रैपनल। ठीक है, श्रैपनल। ठीक है, श्रैपनल, श्रैपनल किससे बना है ये, एक कोई जर्नल था, जर्नल हेनरी श्रैपनल, ब्रिटिश आर्मी का। तो उसने एक ऐसी शेल बनाई थी, मतलब एक ऐसा बम बनाया उसने जिसके अंदर उसने बहुत सारी चीजें ऐसे भर दी, और जब एक्सप्लोड हुआ तो हर जगह फैल गया, तो हर किसी के जितने भी दुश्मन थे वो मर गए। जैसे जयपुर में एक बार हुआ था बम ब्लास्ट, तो उस टाइम पे क्या था, बम के अंदर से छर्रे निकले थे, और वो छर्रे लोगों के चुभे तो लोग बाग बहुत घायल हुए, बहुत मर गए। ठीक है, तो वो टाइप की चीजें को हम क्या बोलते हैं, श्रैपनल। श्रैपनल मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल, या कुछ और भी हो सकता है, कोई मेटल ही जरूरी नहीं है, कुछ भी हो जो बॉम्ब जब फूटा हो तो उसमें से निकले हों। हालांकि जब बॉम्ब फूलता है तो क्या होता है, एनर्जी इतनी निकलती है कि वहाँ के आसपास की चीज़ें खराब टूट जाती हैं, फट जाती हैं। लेकिन अगर उसी बॉम्ब में हमने कुछ और चीज़ें डाल दी, छर्रे डाल दिए, कोई मेटल छोटे छोटे टुकड़े डाल दिया, ऑलपिन डाल दी, कुछ भी डाल दिया, और एकदम से फूटा, तो सब क्या लगेगी वो। इस टाइप के बॉम्ब को हम क्या बोलते हैं, श्रैपनल। मतलब उन टुकड़ों को क्या बोलते हैं, टुकड़ों को, बॉम्ब को तो बॉम्ब ही बोलेंगे, उनको क्या बोलते हैं, श्रैपनल। ठीक है, श्रैपनल का एक और मतलब होता है, क्या होता है, जैसे एक और मतलब क्या है इसका, याद रख लो, चिल्लर। ठीक है, स्मॉल अमाउंट के जो कॉइन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, श्रैपनल। जैसे आपने बर्गर पिज्जा लेने गए तो आपके जेब में चिल्लर ही चिल्लर भरे हुए हैं, तो आप क्या कहोगे कि यार पता नहीं इतने चिल्लर से होगा नहीं होगा, है ना, इससे पिज्जा आएगा नहीं आएगा। तो आई एम नॉट फुली श्योर्ड दैट आई कैन बाय अ पिज्जा विद दिस श्रैपनल। ठीक है, आई डोंट हैव आई डोंट हैव मच श्रैपनल टू बाय पिज्जा। ठीक है, समझ में आ रहा, श्रैपनल मतलब है चिल्लर, इसका मतलब ये भी है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन कॉइन्स, मनी, यू हैव मनी इन कॉइन्स, आपके पास चिल्लर में पैसे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, चिल्लर। चिल्लर मतलब क्या होता है, खुले पैसे एक तरह से, है ना, और सब कॉइन्स हैं, वो क्या है, श्रैपनल। ठीक है, चलिए अगला है बरो। बोरो वर्ड याद है आपको, बोरो, बोरो मतलब होता है कुछ बोरो करना, मतलब कुछ उधार लेना है, फिर कुछ लेना किसी से, तो बोरो के अंदर ओ आता है, और बरो में यू आता है, तो इनको याद ऐसे रखना है, यू मतलब अंडर। अब क्या अंडर, मतलब अगर कोई जानवर बिल बनाता है जमीन में, चूहा, खरगोश, सांप, जो भी है ना, ये अगर बिल बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बरो। सांप क्या करता है, दूसरे के बिल में घुसता है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर बिल बनाते हैं, चींटियां बिल बना रही है ना, और बरो का यू मतलब अंडर, अंडर, अंडर नीचे, क्या, जमीन के नीचे बिल बनाना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बरो, याद रहेगा, बरो मतलब बिल, और वो भी कहाँ, जमीन के नीचे, मेनली खरगोश का बिल को बोलते हैं हम। ठीक है, कि खरगोश के बिल बहुत मिलते हैं हमको, खरगोश। ठीक है, बरो मतलब क्या होता है, खरगोश का बिल, या फिर किसी भी जानवर का बिल। होल एक्सकेवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब होता है रहना, जहां वो रहता है, घर। ठीक, ड्वेल करना मतलब घर में रहना, समझ में आया। होल एक्सकेवेटेड बाय एन एनिमल एज अ ड्वेलिंग इज कॉल्ड बरो, 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 बरो मतलब यू, यू मतलब अंडर, अंडर मतलब नीचे घर बनाना। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे, मान लो एक जमीन है, इसमें बहुत सारे बिल हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे, देखो वन वर्ड में आता है ये वाला क्वेश्चन,
बहुत सारे बिल हैं कहीं पे एक ज़मीन पे, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉरेन। क्या बोलते हैं, वॉरेन। अगर बहुत सारे बरो हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे वन वर्ड में, वॉरेन। अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग बोरोज। वॉरेन क्या होता है, अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग बोरोज। अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग बरोज, मतलब बहुत सारे बिल हैं कहीं पे, कोई वो यहाँ से निकल रहा है, वो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे उसमें बरोज हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉरेन। क्या बोलते हैं, वॉरेन। ठीक। और इस मान लो अगर ऐसा होता है बहुत सारे बिल हैं तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, तो वॉरेन का मतलब पॉपुलेटेड एरिया भी होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इज नोन एज वॉरेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, वॉरेन। बरो का मतलब क्लियर हो गया, बरो एज अ नाउन हमने पढ़ लिया। मतलब बरो का एक्चुअल मतलब क्या है, ऐसे बिल, किसका बिल, जो जमीन के अंदर खोदा हो, किसी भी जानवर ने खोदा हो, उसका घर हो वो। उसके अलावा देखो, एज अ वर्ब हम पढ़ते हैं, थोड़े ज़्यादा मतलब हैं इसके। गड्ढा खोदना, जैसे भी लिखते हैं ना, गड्ढा खोदना, ठीक है, ये हो सकता है। और इसके अलावा क्या होता है कि मान लो आपने, मतलब आप किसी चीज़ को अंदर ही अंदर खोदे जा रहे हो, खोदे जा रहे हो, खोदे जा रहे हो, मतलब आप उस चीज़ के अंदर घुस रहे हो, मतलब आप, यू आर इंस्पेक्टिंग थोरोली। थोरोली मतलब कंप्लीटली, है ना। मतलब हम जब पूरी अच्छी ढंग से जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कोई चीज़, बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन चालू है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, दे आर बरोइंग द केस। वो उस केस को खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, अंदर तक जा रहे हैं, ठीक है। या फिर मान लो आपने एक ड्रॉअर है आपका कोई, इस ड्रॉअर में हजारों लाखों चीज़ें रख रखी हैं आपने, पता नहीं, और आपको ढूंढने हैं यार, आपको पार्टी में जाना है, आपको अपना पेयर ऑफ सॉक्स ढूंढने हैं इसमें, आपके फेवरेट पेयर ऑफ सॉक्स, या फिर आप काले कलर के जूते पहने हो तो आपको काले कलर के मोजे ढूंढने हैं। अब वो सॉक्स ढूंढना मतलब इसके अंदर भाई इन्वेस्टिगेट ही करना पड़ेगा एक तरीके से, है ना। तो अगर वी आर सर्चिंग फॉर समथिंग अमंग अदर थिंग्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं उनमें हम कुछ सर्च करें, तो वी आर बोरोइंग। शी बरोड इन द ड्रॉर फॉर अ पेयर ऑफ सॉक्स, मतलब उसने उस ड्रॉर को पूरा छान दिया अच्छा ढंग से, फॉर अ पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है, याद रहेगा। इतना ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बरो मतलब क्या होता है, एक गड्ढा जिसके जो मतलब किसी का बिल हो, गड्ढा नहीं बोलेंगे, किसी का बिल हो, है ना, जहाँ पे कोई रहता हो। और एज अ वर्ब इसके तीन मतलब हैं, गड्ढा खोदना, ढंग से इंस्पेक्शन करना, ढंग से चेक करना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और दूसरा कि किसी और चीज़ को हम बहुत सारी चीज़ों के बीच में ढूंढ रहे हैं बस। कबाड़ में से सोना निकालना इज एन एग्जाम्पल ऑफ बरोइंग, है ना, ठीक है। चलिए, अभी नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्सपर्गेट। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपर्गेट। एक्सपर्गेट का मतलब टू सेंसर, सेंसर सुना है, सेंसर कर देना किसी चीज़ को, है ना। पिक्चर में सेंसर बोर्ड होता है, सेंसर मतलब उस पर रोक लगा देना, मतलब उसको हटा देना, उस पार्ट को हटा देना, है ना। एक्सपर्गेट का मतलब क्या होता है, किसी पार्ट को हटा देना। टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम अ बुक और अ मूवी और अ स्क्रिप्ट, कहीं से भी हटा देना, ये क्या होता है, एक्सपर्गेट। एक्सपर्गेट मतलब हमने उसको हटा दिया, ठीक है, ओके, ध्यान रहेगा। अच्छा, इससे एक और मिलता जुलता वर्ड है, एक्सप्यून, ठीक है। एक्सप्यून का मतलब भी क्या होता है, एक्सपंज बोलते हैं इसको एक्चुअली। एक्सपंज का मतलब है इरेज। अब यार ये देखना पड़ेगा, एक्सपंज बोलते हैं कि एक्सप्यून बोलते हैं, एक्सपंज ही बोल लेते हैं अपन यहाँ पे। एक्सपंज का मतलब क्या है, इरेज। मैंने तो इसको एक्सप्यून याद किया था, लेकिन शायद एक्सपंज है, क्योंकि जहाँ इसमें जी ई है ना, एक होता है इम्प्यून, ठीक है, ये इम्प्यून होता है, मतलब जो अभी क्वेश्चनेबल बोलते हैं एक तरह से, पावर में जो है अभी, इसको बाद में देखेंगे कभी। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपंज। एक्सपंज मतलब है इरेज, तो इरेज करना मतलब हटाना, एक्सपंज समथिंग फ्रॉम समथिंग, मतलब आपने किसी के, जैसे मेमोरी में से कोई मेमोरी थी उसके दिमाग में, वो आपने हटा दी, वो भूल गया है, फिर हैंगओवर था वो भूल गया, है ना। किसी का नाम हटा दिया, या फिर ज़्यादातर कैसे पिक्चरों में देखते हैं ना, पुलिस के चार्ट शीट में से किसी का नाम हट जाता है, फट जाता है, वो पेज निकल जाता है, सबूत मिटा देते हैं, तो इस सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एक्सपंज, ठीक है। एक्सपंज मतलब है टू रिमूव समथिंग फ्रॉम अ बुक और माइंड और मूवी और स्क्रिप्ट, कहीं से भी हमने उसको हटा दिया, इरेज कर दिया, साफ कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्शनेबल नहीं है वो, लेकिन फिर भी हमने उसको हटा दिया। एक्सपर्गेट के अंदर हम ऑब्जेक्शनेबल चीज़ को ही हटा रहे हैं, जिसको हमारे लिए जो खराब है, जो कंट्रोवर्शियल है, जिससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, ठीक है। एक्सपंज मतलब कुछ भी हटाना, एक्सपर्गेट मतलब ऑब्जेक्शनेबल कंट्रोवर्शियल टैक्स को हटाना, ठीक है। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल, दोनों क्लियर हो जाएंगे। द गवर्नमेंट हैज एक्सप्यून्ड द कंट्रोवर्शियल टैक्स बाय एक्सपर्गेटिंग इट। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया,
दे हैव एक्सप्यून्ड द कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट, हाउ? बाय एक्सपरगेटिंग इट, मतलब उन्होंने उसको क्या कर दिया, सेंसर कर दिया, जिस और उसको फिर हटा दिया। ठीक है। अच्छा, एक इसका बहुत अच्छा सिनोनिम है एक्साइज। एक्साइज मतलब भी होता है हटाना। अच्छा, एक आपने एक्साइज ड्यूटी पढ़ा होगा, सेंट्रल एक्साइज, वो भी होता है। और एक्साइज का मतलब क्या होता है, हटाना। ठीक है, ये भी होता है, आए नहीं आए बस याद रखना। अब एक्सपरगेट का सिनोनिम देखता हूँ। एक्सपरगेट का बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सिनोनिम है बॉल्डराइज। ठीक है, बॉल्डराइज क्या वर्ड है, बॉल्डराइज। बॉल्डराइज मतलब एक्सपरगेट। ठीक है। अब बॉल्डराइज जब हम करते हो ना, आप किसी स्क्रिप्ट को आपने मान लो बॉल्डराइज कर दिया, इसमें कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी या फिर ऐसे कुछ भी कंट्रोवर्शियल लिखा था, आपने इसको बॉल्डराइज कर दिया, तो इसका आप क्या कर देते हो, इसको लेस इफेक्टिव बना देते हो। मतलब आप लैंग्वेज ऐसी बना देते हो उसकी कि यार वो मज़ा नहीं आ रहा जो पहले था। मतलब होता है ना, कई चीज़ें थोड़ी बोल्ड होती हैं, थोड़ी ऐसी होती है कंट्रोवर्शियल, तो ही सुनने में मज़ा आता है, सिंपल सुनने में मज़ा नहीं आता। तो अगर हम किसी ऐसी चीज़ को बॉल्डराइज कर दें, मतलब हम वी आर मेकिंग इट अ लेस इफेक्टिव टेक्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया? एक्सपरगेट मतलब सेंसर करना, नथिंग एल्स। एक्सपरगेट मतलब सेंसर, एक्सपरगेट मतलब सेंसर करना, किसी चीज़ को हटाना। और एक्सपंज मतलब किसी भी चीज़ को हटाना, ऑब्जेक्शनेबल हो नहीं हो उससे मतलब नहीं, उसको हटा देना। और एक्सपरगेट का सिनोनिम मतलब बॉल्डराइज। ठीक है, बॉल्डराइज याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, अब तो रिवीजन करना है। पेंशा क्या बोलते हैं, पेंशा मतलब वही फॉन्डनेस, है ना, फॉन्डनेस, फॉन्डनेस फॉर समथिंग, पेंशेंट फॉर समथिंग। ठीक है। अगला है कंटिंजेंसी, आकस्मिकता। याद रहेगा, अब कैसे भी याद रखो, कंटिंजेंसी, आकस्मिकता। कंटिंजेंसी मतलब जो हो या ना हो कुछ पता नहीं है। श्रैपनल, श्रैपनल मतलब शार्प मेटल, जो किसी बम से बाहर निकल गए, है ना। बरो, बरो मतलब बिल। ठीक है। और एक्सपरगेट मतलब सेंसर, याद रहेगा, एक्सपरगेट मतलब टू सेंसर। बस इतना ही है। चलिए नेक्स्ट। राइनोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं इसको, राइनोलॉजिस्ट। राइनोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, राइनो जो वर्ड है ना, इसका मतलब है नाक से। ठीक है, तो नाक की पढ़ाई करने वाला, नाक का डॉक्टर कौन हो गया, राइनोलॉजिस्ट। देखो, एक होता है ईयर नोज एंड थ्रॉट, है ना, आँख कान गला, ये नहीं, नाक कान गला। ठीक है। तो नाक को तो हम क्या बोलते हैं, राइनो। ठीक है, मतलब नाक से रिलेटेड। आँख से रिलेटेड को हम बोलते हैं ओटो, और थ्रॉट से रिलेटेड को हम बोलते हैं लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स बोल दो, लैरिंगो बोल दो। ठीक है, लैरिंग। ठीक है। ओटो राइनो लैरिंग, तो इसका एक वर्ड बनता है बहुत अच्छा, ओटो राइनो लैरिंगोलॉजिस्ट। ओटो राइनो लैरिंगोलॉजिस्ट, ओटो राइनो लैरिंगोलॉजिस्ट कौन होता है, ईएनटी स्पेशलिस्ट। अब आप बोलोगे इतना लंबा वर्ड क्यों बोलते हैं, हम तो यही बोलते हैं, बोल सकते हो, लेकिन अब ये पूछ लेता है एग्जाम में, तो हमको ये भी याद रखना पड़ेगा। ओटोलॉजिस्ट मतलब जो आंखों को देखे, राइनोलॉजिस्ट मतलब जो कान नाकों को देखे, और लैरिंगोलॉजिस्ट मतलब जो गले का ध्यान दे। ठीक है, नाक कान, नाक कान गला, याद रहेगा। ठीक है, अब ये वर्ड बहुत सिंपल सिंपल वाले हैं। योक, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। योक मतलब क्या होता है एक्चुअली, योग आपने, अब इसको ऐसे याद रखो ना, समझ में नहीं आएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं श्रवण कुमार का, किसका, श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार क्या थे, अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखते थे, बीच में मान लो श्रवण कुमार है, और इन्होंने अपने माँ बाप को चारों तीर्थ समथिंग ऐसे कुछ की यात्रा कराने की सोची। तो यहाँ पे इसके पिताजी हो गए, यहाँ पे इसकी माता जी हो गई। तो इनका काम क्या था, अपने माता पिता को अपने कंधों पे ले जाके, क्योंकि इसके माता पिता अंधे थे, तो ये हर जगह उनको अपने साथ ही लेके जाते थे। तो ये जो एक इन्होंने लकड़ी का ऐसे कुछ बना रखा था, यहाँ पे माता जी बैठती थी, यहाँ पे पिताजी बैठते, तो ये जो डंडा है ना, इसको हम बोलते हैं योक। क्लियर, इस डंडे को बोलते हैं योक। जब खेती करते हैं तो क्या होता है, हल होता है, ये आपका हल हो गया। ठीक है, फिर इसको आप बांधते हो बैल से, यहाँ पे एक बैल या फिर जो भी जानवर हो, और इनके बीच में एक लकड़ी का पट्टा लगाते हो, जिससे ये दोनों बैल आपस में जुड़े रहते हैं, और आप खेती करते हो, ये हल चलता है फिर। तो इस डंडे को भी हम क्या बोलते हैं, योक। समझ में आया योक का मतलब। योक मतलब ऐसा लकड़ी का डंडा, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वुडन ही जरूरी नहीं है, ऐसा लकड़ी का डंडा जिससे हम जानवरों को बांध रहे हो, फॉर कनेक्टिंग एनिमल्स दैट आर पुलिंग अ व्हीकल, मतलब हल जोत रहे हो जो जानवर, तो ये भी योग है। श्रवण कुमार वाला डंडा भी योग है। या फिर कभी आपने पिक्चरों में देखा होगा कि कोई आदमी क्या करता है, ऐसे पानी लेके आता है, तो वो अपने गले में एक लकड़ी का पट्टा लगाता है, और इधर की साइड दोनों साइड कुछ ना कुछ पानी के वो भरे हुए देता है, इसमें वाटर इसमें वाटर, तो ये भी क्या है कि योग है।
योक मतलब दो चीजों को बांध के रखने वाली डंडी, या फिर मेटल, या फिर कुछ भी, उसको हम बोलते हैं योक। समझ में आ गया? ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, मतलब बंधन सा बंध गया आपका। अगर आप योग, योग का मतलब क्या हुआ, दो चीजों को बांध के रखना, मतलब बहुत ही बंधन जैसा है ना। तो योग मतलब एक और होता है द योक ऑफ टायरेंट, द योक ऑफ इंपेरियलिज्म, मतलब बहुत ही ऑप्रेसिव और रेस्ट्रिक्टिव नेचर अगर किस चीज का है तो उसका वो योग। मतलब अब देखो मैंने क्या बोला, इसका मतलब समझते हैं। कोई इंपीरियलिज्म समझते हो, साम्राज्यवाद, मतलब किसी का साम्राज्य चल रहा है ना, इंपीरियलिज्म। अगर कोई अपना साम्राज्य चला रहा है तो अब ये क्या करेगा, अपने रूल लगाएगा, सब कुछ अपने हिसाब से चलेगा, तो मतलब ये हमारे पर ऑप्रेसिव नेचर, मतलब हमको दबा रहा है। ठीक है। और हम हमारे पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है बहुत सारी। अगर वो ऐसा कर रहा है, हम खुल के नहीं जी सकते, तो वी हैव अ योक ऑफ इंपेरियलिज्म। समझ में आया? योक ऑफ इंपेरियलिज्म मतलब इंपेरियलिज्म के नीचे हम दब गए। ठीक है, जो वो कह रहा है हम वही कर रहे हैं, हम थोड़ा दब गए हैं उन चीज़ों से। योग का मतलब क्या होता है, इंपेरियलिज्म का एक तरह से बहुत ही दबाव ही बोल दो उसको। ठीक। इंपेरियलिज्म का दबाव, तो क्या होगा, योग ऑफ इंपेरियलिज्म। तानाशाह कोई है, उसने अपनी मनमानी चला रहा, तो योग ऑफ टायरेंट, इस टाइप से। चलिए, ये समझ में आ गया। एक मतलब ये है, एक मतलब ऐसा कोई डंडा, और एक मतलब बांधना, इसका वर्ब भी एक। अगर किन्हीं दो चीजों को हम बांधते हैं, टू जॉइन और लिंक टुगेदर, योकिंग समथिंग, टू जॉइन और लिंक टुगेदर, मेनली एनिमल्स के लिए होता है, दो जानवरों को एक साथ बांधना हल पे, है ना। तो ये भी क्या होता है, योक होता है। वाई आर यू योकिंग दीज टू एनिमल्स, वाई आर योकिंग दीज टू ह्यूमंस, मतलब इन दोनों को एक साथ क्यों बांध रहे हो, क्यों कर रहे हो। ठीक है। तो योक मतलब एक ऐसा डंडा जिससे दो चीजों को बांधा जाए। तो उन दो चीजों को बांधना भी योक होता है, और डंडे को भी योक बोलते हैं, नाउन और वर्ब दोनों केसेस में। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब इससे मिलते जुलते शब्द देखते हैं। एक होता है योकल। क्या होता है, योकल, KEL। योकल मतलब क्या होता है, हल वगैरह कहाँ चलते हैं, गाँव में चलते हैं। तो आज से पहले जब इंटरनेट थी ना, तो गाँव के अंदर पढ़ाई वढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी। तो गाँव के लोगों को हम क्या बोलते थे कि यार इनको तो कुछ आता ही नहीं है, उनको हम गंवार बोलते थे। पढ़ाई लिखाई के मामले में मतलब वो अनसोफिस्टिकेटेड थे, उनको समझ नहीं थी कि दुनिया में कैसे चलते हैं, कैसे कपड़े कहाँ पहनते हैं, है ना। अनएजुकेटेड पीपल थे, डिम विटेड थे, दिमाग थोड़ा कम था। इसलिए बोलते हैं ना, गाँव के लोग बहुत शरीफ होते हैं। पहले बोलते थे अब कुछ नहीं होता, अब तो इंटरनेट है, हर जगह सब एक जैसे मिलते हैं। तो अगर कोई आदमी छोटी जगह से है ना, कैसी जगह से है, स्मॉल टाउन बॉय या फिर स्मॉल टाउन पर्सन, स्मॉल टाउन है, अनसोफिस्टिकेटेड है, प्लस लगा दो, अनसोफिस्टिकेटेड, ठीक, अनएजुकेटेड, या फिर डिम विटेड मतलब बहुत कम पढ़ा लिखा है, तो ये सब क्या है, वो कैसा पर्सन है, ही इज अ योकल पर्सन। समझ में आ गया? कोई जो स्मॉल टाउन पर्सन हो, जिसके पास दिमाग नहीं हो, पता नहीं हो कैसे करना है, क्या करना है, तो ही इज अ योकल पर्सन। याद रहेगा? चलिए, योग से याद हो जाएगा, योग मतलब हल, हल मतलब गांव में, गांव में मतलब गंवार। और था यॉल्क, YOLK, योग। इस योग का मतलब क्या होता है, अंडा, अंडे के बीच में जो पीला पीला पार्ट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर मैं इसको बोल दूं यहाँ पे, थोड़ा यहाँ लिखते हैं, येलो पार्ट ऑफ एग। अंडे का येलो पार्ट होता है योक। ठीक है। और जो वाइट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमन। क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमन। एल्ब्यूमन, एल्ब्यूमन क्या होता है, वाइट पार्ट, वाइट पार्ट। ठीक है। ये मेनली प्रोटीन का बना होता है, इसमें फैट वगैरह होता है, इसको ज़्यादातर जो मोटे लोग होते हैं वो नहीं खाते, आपने देखा हो जिम वगैरह जो करते हैं वो इस योग को नहीं खाते, क्यों, क्योंकि इसमें फैट भी होता है। एल्ब्यूमिन में बिल्कुल फैट नहीं होता, है ना। क्यों, अब ये बना कैसे वर्ड, एक होता है एल्ब्यूमिन, एक वर्ड होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल प्रोटीन। क्या होता है वो, वाटर सोल्यूबल प्रोटीन। तो एल्ब्यूमिन से ही क्या बना है, एल्ब्यूमिन से ही क्या बना है, एल्ब्यूमेन। ठीक है। एल्ब्यूमिन मतलब वाटर सोल्यूबल प्रोटीन, और एल्ब्यूमिन का मतलब है किसी भी अंडे का वाइट पार्ट। ये तो फर्क है दोनों में। चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। देखो, स्पेलियोलॉजी क्या है, ये स्पेलियोलॉजी, स्पेलियोलॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ केव्स, स्टडी ऑफ केव्स। क्या होता है, स्टडी ऑफ केव्स, केव्स की स्टडी को हम स्पेलियोलॉजी बोलते हैं, बस इतना ही है। अगला है जिंजीवाइटिस। क्या बोलते हैं इसको, जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस मतलब अगर किसी के गम्स में सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है, सूजन।
किसी के गम्स में, दांतों के गम्स जो होते हैं ना ये नीचे, इनमें सूजन आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिंजिवाइटिस। किसके कारण आती है गम्स में? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। फिर हमने एक वर्ड पढ़ा था प्लेक, शायद पहले या दूसरे वीडियो में पढ़ा है। प्लेक, प्लेक मतलब क्या होता था? एक तो कोई मोमेंटो, है ना, कोई मोमेंटो मतलब किसी को कोई प्राइज वाइज दिया वैसे मेटल का कुछ फ्लैट प्लेट टाइप से हो, या फिर दांतों के बीच में जो ये लगता है काला काला जमा हो जाता है, कुछ भी जमा होता है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, प्लेक। तो इसके कारण जिंजिवाइटिस हो जाता है। ठीक है, जिंजिवाइटिस मतलब दांतों में सूजन, नथिंग एल्स। ये वर्ड भी याद रखना है, मोमेंटो, प्लेक, ये पहले पढ़ रखे हैं हमने। लास्ट है सोनेट। क्या वर्ड है? सोनेट। सोनेट मतलब क्या होता है? 14 लाइन की कोई पोयम, 14 लाइन्स पोयम, नथिंग एल्स, बस। 14 लाइन की पोयम को हम क्या बोलते हैं? सोनेट। एक हमने पढ़ रखा है वेस्पर। वेस्पर मतलब शाम की, मतलब शाम की पोयम, है ना, शाम की प्रेयर, पोयम नहीं प्रेयर। एक हमने पढ़ा है रिवेल। रिवेल का मतलब है सुबह उठाना। एक हमने पढ़ा है नेल। नेल मतलब क्या है? डेथ नेल, मतलब मरते वक्त जो घंटी बजती है उसको हम क्या बोलते हैं? नेल। अब ये सोनेट होती है ना, मेनली लव पोएम्स ही होती है इसमें ज़्यादातर। ज़्यादातर, हमेशा नहीं बोल रहा मैं, मेनली लव पोएम्स के लिए बनती है 14 लाइन पोएम। शेक्सपियर का एक नाटक था या फिर पोएम्स का कनेक्शन था, द सोनेट्स। ये भी ऐसे ही किसी के प्यार व्यार या फिर आदमी खुद से प्यार करता है उस टाइप से बना था। ठीक है, सोनेट मतलब 14 लाइन पोएम, नथिंग एल्स। चलो, अब हमारा रिवीजन। राइनोलॉजिस्ट, ओटोलॉजिस्ट, लैरिंगोलॉजिस्ट। ठीक है, आँख कान नाक, आँख कान गला। योक मतलब हल वाला सिस्टम। स्पेलियोलॉजी मतलब केव्स, केव्स की स्टडी। ये जो स्पेलियो वर्ड है ये केव्स के लिए यूज होता है। ठीक है, राइनो नाक के लिए, योग समझ में आ गया हमारे, हल, श्रवण कुमार वाला सीन। जिंजिवाइटिस मतलब गम्स में इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन किसके कारण? प्लेग के कारण। इस प्लेग वर्ड को भी याद रखना, पहले पढ़ रखा है हमने। सोनेट मतलब 14 लाइन पोएम, नथिंग एल्स। बहुत इजी वर्ड थे। तो चलिए आज का हमारा होमवर्क आपको पता ही है, इन वर्ड्स का रिवीजन, और पहले वर्ड्स का रिवीजन और एग्जाम्पल्स विद सेंटेंसेस। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी लॉजिकल। थैंक यू।